पहला नाम जो हम सभी लोग जब हमारी कमेटी बैठी और पहला नाम तय हुआ तो पहला नाम था प्रोफेसर के.एस. गुप्ता सर का। लगा कि उनसे बेहतर दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता है जो इस बारे में हमें कुछ नया बता सके। और पिछले महीने एक इसी विषय को लेकर हमने एक व्याख्यान आयोजित किया था दिल्ली में, जिसमें सर उपस्थित रहे। उन्होंने इस विषय को लेकर बहुत देर करीब घंटों चर्चा उनसे हुई और उन्होंने तमाम चीज़ें हमें नई बताईं, जो इसके बाद हमने अपनी संगोष्ठी की भूमिका तय की और आज इसी का परिणाम है कि हम ये संगोष्ठी आज कर पा रहे हैं और लगातार अगले 3 दिनों तक हम इस संगोष्ठी में विचार करेंगे। मैं इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर के.एस. गुप्ता सर को आमंत्रित करता हूं। गुप्ता सर। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कर्नल सारंग देवर साहब, कुलपति राजस्थान विद्यापीठ, मुख्य अतिथि श्रद्धेय भारतीय इतिहास संकलन समिति के पिलर बालमुकुंद साहब, आदरणीय भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष और डेक्कन कॉलेज पूना के चांसलर श्रद्धेय अरविंद साहब, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव आदरणीय रत्नम साहब, इसके सूत्रधार माननीय सौरभ जी, सामने बैठे हुए माननीय मेहता साहब, माननीय दशरथ साहब, कोठारी साहब, प्रोफेसर वशिष्ठ साहब और अन्य विभिन्न संस्थाओं से एक बहुत खुशी की बात है कि मेवाड़ की जो भी ऐतिहासिक संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने अपने ढंग से इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, इतिहास के जो उपेक्षित पक्ष है उन पर प्रकाश डालने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और विद्वान साथियों, बंधुओं, सबसे पहले तो मैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का बहुत आभारी हूँ कि ऐसे विषय पर का चयन किया है जिसकी बहुत आवश्यकता है। आज देश के लिए हमें ऐसे प्रेरणा स्रोत चाहिए जो देशभक्ति, त्याग और बलिदान की ओर हमें ले जा सके। ऐसे नायक का किया और मैं राजस्थान विद्यापीठ का और विशेषतः वाइस चांसलर साहब का बहुत ही आभारी हूँ कि बिना किसी हिचकिचाहट के एक जिस ढंग से सहज भाव से ये स्थान उपलब्ध कराया, हर तरह का सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। वैसे दो व्यक्तियों के सामने के बाद में मुझे बोलना हमेशा दिक्कत में रहता है। मेरी बात को हमेशा जितना भी असरहीन कर देते हैं। एक मंच पर है, एक मंच के सामने है दशरथ साहब का, और मैं बार बार जब भी मौका मिलता है, जब इनको कहता हूँ कि मैं बोलना हो तो मुझे पहले बुला दो ताकि एक थोड़ा सा ठीक रहे, हमेशा असरहीन हो जाता है, चाहे दिल्ली में बोलना पड़े या अन्य स्थानों में। खैर, जैसे कुंभा की बात है, मेवाड़ के इतिहास का है। हालांकि डॉक्यूमेंट्री ने, जैसा माननीय पांडे साहब ने कहा, कि बहुत काम आसान कर दिया है, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। कहते हैं कि 1 लाख वर्ष पहले से मेवाड़ में मानव विचरण करने लग गया था। और यहाँ की सभ्यताएं, संस्कृति भी आप देखिएगा कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बालाथल में जो इसी विश्वविद्यालय के माध्यम से डेक्कन कॉलेज पूना ने, वीएन मिश्रा साहब उस वक्त थे, उन्होंने किया। आज 5000 वर्ष से पुराना अगर कोई गांव की सभ्यता है, ग्राम मिलता है, तो यहाँ पर मिला है। यहाँ पर जो आहड़ सभ्यता है, अगर माना जाए तो टर्की तक का व्यापार, यहाँ का कोपर वहाँ पर बराबर, जस्ता वहाँ पर बराबर जाता था।
तो मेवाड़ का इतिहास महत्वपूर्ण भी है, गौरवमय भी है, परंतु सबसे ज़्यादा गौरवमय इतिहास है मध्यकाल का। मध्यकाल में 6ठी शताब्दी में इस जो ऐसे राजवंश की यहाँ पर स्थापना हुई जो 1300 वर्ष से ज़्यादा तक इस भूभाग पर अपना शासन चलाता रहा। परंतु उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि भारतवर्ष स्टेट फॉर्मेशन अगर राजस्थान में सबसे पहले हुई तो ये मेवाड़ राज्य में हुई है। हालांकि 13वीं और 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण से एक बड़ा सेटबैक हुआ, एक बड़ा हमें पीछे हटना पड़ा, और वो उसकी पूर्ति अगर की वापस उसी ढंग से स्थिति लाए तो महाराणा कुंभा के समय में हुई। तो कुंभा का काल एक अद्वितीय काल है, और बहुत स्पष्ट मानना है कि जैसा जिक्र भी किया, अगर भारतवर्ष में पुनर्जागरण का काल कहें तो कुंभा के समय में भारतवर्ष में शुरू हुआ है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम ज़्यादातर पुनर्जागरण आते ही 1453 में यूरोप में हुआ है, उस यूरोप के पुनर्जागरण के ध्यान देते हैं, परंतु 1433 में वापस वैदिक सभ्यता को स्थापित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर प्रयास किसी ने किया है तो महाराणा कुंभा ने किया है। इस दृष्टि से भी भारतवर्ष के इतिहास में एक नवजागृति, एक भारतीय संस्कृति से परिचित कराने का काम कोई किया है तो कुंभा ने किया है। और इसलिए कुंभा का, जैसे भोज का तो जिक्र किया है, कुंभा के बारे में कहते हैं अशोक, समुद्रगुप्त और भोज का सम्मिश्रण था। सभी गुण उसमें थे, वो एक संगम था कि जिसमें तीनों थे कि भोज के समय समान बहुत निर्माण कार्य हुए, समुद्रगुप्त के समान बहुत से विजय रहा, और जनजीवन को सुरक्षित करने के लिए, जनजीवन को समृद्ध करने के लिए जो अशोक ने काम किया उससे भी अधिक काम अगर किसी ने किया है तो कुंभा ने किया। परंतु दुर्भाग्य है कि कुंभा के बारे में अध्ययन करने के लिए सामग्री कम नहीं है। एक राजस्थान भारती का अंक निकला है, एक अंक में उसमें 57 शिलालेख है कुंभा के समय। और भी बहुत सी सामग्री है, काफ़ी लिखा भी गया है, परंतु कुंभा के बारे में जितना विवादास्पद है शायद किसी के बारे में नहीं हुआ। कोई युद्ध ऐसा नहीं है कि जिसके परिणाम को लेकर के दो राय नहीं हो। राजस्थानी सोर्सेज अपने एक ढंग से कहते हैं और मालवा, गुजरात और अन्य के लिखे हुए वहाँ ग्रंथों को लिखे हुए दूसरी बात कहते हैं। इसलिए एक बहुत उत्तरदायित्व इतिहासकारों का कि इन सारी चीज़ों का समन्वय करें, एक अच्छे ढंग से देखें कि वास्तविक स्थिति क्या थी। जैसे एक उदाहरण दूँ, 1437 में एक सारंगपुर का युद्ध हुआ था मालवा के खिलाफ, और उसमें सारंगपुर के उस युद्ध में कुंभा की विजयी नहीं हुई। वहाँ का शासक जो महमूद लोधी था उसको यहाँ पर बुलाया, जेल में बंदी के रूप में 6 महीने तक रखा, और उसके बाद में सम्मान वापस दिया। तो कि इसको लेकर के अगर मिराती सिकंदरी को पढ़ो तो दूसरी बात आ जाएगी, इसमें अगर ये प्रशस्तियों में देखें तो दूसरी बात हो जाएगी। हमारे इतिहासकार भी उस दिन से बटे हुए हैं। तो हमारे इस सेमिनार के माध्यम से एक बहुत आपसे पुरजोर अपील है कि इसका सारा गहन ढंग से अध्ययन करके कुंभा के इन विजयों का ही नहीं, विजय होने के साथ साथ ये सारे संघर्ष किस कारण से किया उसने। देखिएगा कि कुंभा ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया, कुंभा ने अपना राज्य कोई युद्ध के लिए नहीं किया, युद्ध को एक निश्चित धारणा उद्देश्य परक बनाया। और वो उद्देश्य परक बनाया कि भारतवर्ष में 4 इस्लामिक राज्य थे मेवाड़ के इस आसपास। दिल्ली का सुल्तान था, नागौर था, मालवा था और गुजरात था। और हिंदू सुल्तान की जो उपाधि दी गई है वो गुजरात और दिल्ली सुल्तान ने की है। उस संघर्ष के बाद में उनको हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई है। और जैसा भाई साहब ने बताया कि बहुत सी उपाधियाँ उनको समय समय पर
चाहे जज के माध्यम से, उनकी कृतियों के माध्यम से दिया गया है। तो कि इसलिए कि ये सारे युद्धों को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है कि क्या कोई साम्राज्य विस्तार के ढंग से नहीं, बूंदी को जीत लिया, सिरोही को जीत लिया, रणथंभौर पर अधिकार कर लिया, मारवाड़ से संघर्ष किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, इसको हमें देखना बहुत होगा आवश्यक, क्योंकि इसके पीछे जो संस्कृति थी, एक बाह्य संस्कृति थी, उसको रोकने का सबसे बड़ा प्रयास था। और ये जितने भी गैर मुस्लिम राज्य थे उनमें उन संस्कृति का प्रभाव न बढ़े, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत रहे, इसी कारण से कुंभा ने अपने अड़ोस पड़ोसियों के राज्य को सुरक्षित वहाँ सरस्वती रखने के कारण से युद्ध किए और मालवा गुजरात से उनको बराबर बचाए रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा थी भारतीय संस्कृति को जो कुंभा ने की है, और एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है। और उसकी आवश्यकता है नए ढंग से देखने की, इसलिए आवश्यकता है ताकि हम प्रेरणा कैसे प्राप्त करें, किस ढंग से 600 वर्ष के अधिक समय में भी देशभक्ति का, भारतीय संस्कृति का एक नवजागरण करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो कि यही थी, आप कुंभा के बारे में हर जगह कंट्रोवर्सी मिलेगी। जैसे संगीत राज का जिक्र होता है, संगीत राज शायद इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ आज तक नहीं लिखा है। जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे ये दुगुना और तिगुना ज़्यादा है। 16,000 श्लोक उसमें, 1,000 श्लोक पद्य में, हर एक पंक्ति में 32 लेटर्स हैं, और 1,000 पद्य में लिखे गए हैं, शेष गद्य में भी लिखे गए हैं। और अगर संगीत राज को एक महत्वपूर्ण, आज भारतवर्ष में सबसे अगर कोई संगीत पर ग्रंथ है तो वो ग्रंथ संगीत राज है। उसको 5 भागों में बांटा है कुंभा ने, पाठ्य है, संगीत है, नृत्य है, रत्न रस कोश है, ये विभिन्न भागों में बांटा है। इसको हर भाग में 5-5 चैप्टर्स किए हैं और सब डिवीजन किया है। तो 80 हमें उल्लास के ढंग से इसमें मिलते हैं। और इतना बड़ा ग्रंथ सारे ढंग से आप देखिए कि इंस्ट्रूमेंट्स है, वीणा के 20 तरह की इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने जिक्र किया। स्वर के बारे में जो उस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि 7 स्वर होना चाहिए संगीत में, जो बराबर चले आ रहे थे, सारा ग म प ध नि सा, या 12 स्वर होना चाहिए, उस पर सारा अध्ययन करके 7 स्वर को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। हालांकि 19 स्वर के आधार पर उन्होंने बहुत सा अपने बात में, अपने ग्रंथ में लिखा है। तो 5 ग्रंथ, हालांकि पाठ्य ग्रंथ सबसे छोटा है, रत्न रस को सबसे बड़ा ग्रंथ है, मतलब भाग है, और फिर भी अभी शायद 1-2 उनकी विधाओं पर काम हुआ है, बाकी का काम यहाँ पर नहीं हो पाया है। और काम हुआ है तो केवल संस्कृत में हुआ है, अन्य भाषाओं में भी उसका अनुवाद होना जरूरी है, ताकि कुंभा के बारे में कितना अधिक से अधिक ज्ञान हो सके, हर व्यक्ति पता लगा सके, उसके लिए इनका प्रकाशन बहुत आवश्यक है। कुंभा ने सिर्फ इतना ही नहीं लिखा कि कुंभा के बारे में 19 संगीत पर ग्रंथ, ये टीकाएँ हैं कि अनेक टीकाएँ हैं, रसिक प्रिया उसने लिखी है, और पहली बार मेवाड़ी में भी उसने ग्रंथ लिखे। तो मेवाड़ी भाषा के उत्थान में, या कह सकते हैं प्रारंभ में, सूत्रपात करने में उसका अपने आप में बहुत योगदान है कि जिस ढंग से मेवाड़ी भाषा, नाटक भी लिखे हैं, और रसिक प्रिया का या शूर प्रबंध भी है, जो अपने ढंग से वाद्यों का, ताल का, राग रागनियों का, क्या 30 राग रागनियाँ उन्होंने अलग ढंग से की है कि जो प्रचलित राग रागनियों से ज़्यादा है, अनेक वाद्यों का। और उनके सारे अगर हम निर्माण कार्य को देखें तो संगीत स्पष्ट रूप से झलकता है। जिसका आया कीर्ति स्तंभ का, जैसे आपने यहाँ भी सुना होगा कि कीर्ति स्तंभ को क्या कहें, विजय वहाँ लगा हुआ है विजय स्तंभ। क्या कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ एक है? 2 स्पष्ट मत है, परंतु जो गंभीर रूप से जिन्होंने अध्ययन किया है
उन्होंने कहा है कि इसको कीर्ति स्तंभ रहना चाहिए। विजय स्तंभ से कीर्ति स्तंभ का महत्व कम होता है। कीर्ति स्तंभ में दर्शन है, उसमें फिलॉसफी है, उसमें एक दिशा है, उसमें एक भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है उस हिसाब से। और इसीलिए कि मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा था। कीर्ति स्तंभ में कोई देवी देवता ऐसा नहीं है कि जिसकी मूर्ति वहाँ पर उत्कीर्ण न की गई हो। और चौथी मंजिल पर जाएं तो सारी मूर्तियाँ देवियों की मूर्तियाँ। पहले दरवाजे के सामने जो मूर्ति है वो जनार्दन की मूर्ति है। कि जनार्दन, क्योंकि राजा का क्या कर्तव्य है, जो उसके दरबारी इतिहासकारों ने लिखा है, उन्होंने कहा कि राजा को जनता का सबसे बड़ा सेवक होना चाहिए, और वो जनार्दन की मूर्ति लगाने के पीछे उसका शायद यही उद्देश्य था। पहली बार अगर चारों वेदों को भी मूर्तियों के ढंग से देखें तो वो कुंभलगढ़ ये कीर्ति स्तंभ में आपको मिलेंगे। जो बाहर में जितनी भव्यता है, अंदर में उतनी भव्यता है। सारे कुंभा के निर्माण कार्य में देखिएगा, जितनी सुंदरता बाहर है उतनी भव्यता अंदर है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि किस ढंग से सारा किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार मंदिर का निर्माण हो, महलों का निर्माण हो, आम जनता का निर्माण हो, गांव और शहर का निर्माण हो, उस पर काफ़ी अध्ययन उस वक्त किया गया था। तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए युद्ध के बारे में, उसके उद्देश्यों को लेकर के और युद्ध में परिणामों को लेकर के एक बहुत बहस होना चाहिए, चाहे ताकि हम निश्चित निष्कर्ष में भेजें। एक एस्पेक्ट है ये तो कुंभा का एस्पेक्ट देखा है कि जैसा वाइस चांसलर साहब ने अपने संदेश में लिखा है कि 3 कै मशहूर है, कलम, कटार और करनी। मेरे ख्याल से एक के और जोड़ देना चाहिए, कृषि भी। तो क्योंकि तीनों पर उसका पारंगत है। कटार मतलब युद्ध के ढंग से, कलम मीन्स लेखन कार्य की दृष्टि से, और करनी मीन्स निर्माण कार्य की दृष्टि से। तो कलम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कलम खुद ने भी चलाई और दूसरों से भी लिखाया। कलम का जैसे संगीत राज का जिक्र कर रहा था, यहाँ भी कंट्रोवर्सी एक उठाई गई थी कि काल सेन नाम का व्यक्ति ने इसका लिखा है, क्योंकि 11 प्रतियाँ मिलती है बीकानेर में। उस कुछ प्रतियों में काल सेन का नाम है, कुंभा के नाम भी है, कुछ में कुंभा का नाम भी है, कुछ में केवल काल सेन का नाम है, कुछ में कुंभा और काल सेन का नाम भी है। और हमारे यहाँ के एक विद्वान डॉक्टर जावलिया जी ने इस पर बहुत अध्ययन किया और एक बहुत बढ़िया लेख लिखा उन्होंने। काफ़ी विस्तृत लेख है, व्यापक रूप से। और उन सारे चीज़ों को देख करके उन्होंने कहा कि काल सेन कोई नहीं ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति अगर कोई है तो कुंभा का है, क्योंकि कुंभा में जो श्लोक, इसमें संगीत राज में जो श्लोक दे रखे हैं वो कुंभा की अन्य प्रसिद्धियों में मिलता है, अन्य ग्रंथों में मिलता है, इसलिए नहीं है। ये शायद किस ढंग से काल सेन का आया होगा, क्योंकि 11 प्रतियों में कुछ प्रतियां ऐसी मिलती है बीकानेर में जिसमें उसने, परंतु काल सेन किस काल में हुआ, कहाँ का शासक था या कहाँ का विद्वान था, इसके बारे में कुछ भी नहीं मिलता हमें। इसलिए काल सेन क्या कुंभा ने अपने उपनाम के ढंग से वो लिखा है, परंतु इसको शोध की आवश्यकता है। और इस आज इस संगोष्ठी के माध्यम से और उसके बाद में भी जब ग्रंथ तैयार हो कुंभा का, तो इस पे भी एक गंभीर विचार विमर्श होकर के एक निश्चित रूप से किया जाए, क्योंकि जितने भी पक्ष हैं, जितने भी जो हमें एविडेंसेज मिलती है, जितने भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, वो सारा ये बताते हैं कि ये कुंभा का लिखित है, क्योंकि यहाँ पर निरंतर आक्रमण होने के कारण से ये ग्रंथ बाहर चले गए थे, अन्य स्थानों पे चले गए थे, यहाँ पर ये ग्रंथ नहीं रहे। चित्तौड़ 1568 में बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया था अकबर के आक्रमण के बाद में। ऐसे तो 3 आक्रमण महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे आखिरी में 1568 में जो अधिकार हुआ, आक्रमण 1567 में हो गया था, अक्टूबर 1567 में, और अधिकार 1568 में हुआ, और उस तक सारा तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि कितना बर्बाद किया है मानव जीवन को भी
और यहाँ तक कि उसके दरबारी इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं कि 30 लाख अबोध को, में से बालक, स्त्रियां, पुरुष, जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, सबको मौत के घाट उतार दिया था। 3 दिन यहाँ रहने के बाद में ये क्या, तो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं रही थी, कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं रहा कि जिसके कारण से उस वक्त के इतिहास को जो सुरक्षित था उसको देख सके। और ये देखा ही होगा, नालंदा वगैरह का जिक्र आता है, वहाँ पर आग लगा दी गई थी और वो आग इतने गर्म थे कि 6 महीने तक आग जलती रही। तो कि ये स्थिति हमारे यहाँ है। तो संगीत राज का भी एक विश्लेषण इनके 5 भागों का संस्कृत का अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन होकर के पब्लिश हो, तो क्या यहाँ बनारस के प्रेमलता शर्मा ने उस पर काम किया, बनारस में और अनेक व्यक्तियों ने पीएचडी का काम किया वहाँ उसमें कुंभा के संगीत पक्ष को लेकर के, तो कि एक नए ढंग से अध्ययन वापिस हो संगीत का, किस ढंग से, कौन से भारतीय वाद्य थे, भारतीय नृत्य था, भारतवर्ष में किस प्रकार की स्थिति थी, वो सारे को अच्छे ढंग से दिग्दर्शन दो। ये आप देखिएगा सारी उनकी इमारतें हैं, जितने भी भवन हैं उसको संगीत के दृष्टि से देख सकते हो। कोई वाद्य यंत्र ऐसा नहीं है कि कहीं न कहीं जहाँ उत्कीर्ण न हो। इसलिए संगीत राज के साथ साथ इनको भी हमने देखना चाहिए। तो खुद ने कितना लिखा है, और इसीलिए डाउट लोग बाग इतिहासकार करते हैं कि एक व्यक्ति युद्ध में व्यस्त है और युद्ध में भी अनेक फ्रंट में लड़ रहा है, और यहाँ तक कि बाद में जाकर के तो 51 में जाकर के चंपानेर समझौता हो के मालवा गुजरात ने कहा कि हम अलग अलग लड़ करके इसको हरा नहीं सकते, हमें सम्मिलित और संगठित होकर के इसको हराने का प्रयास करना चाहिए। तो एक चंपानेर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। मेवाड़ का कैसे विभाजन किया जाएगा, युद्ध जीतने के बाद में कौन सा भाग मेवाड़ का मालवा को मिलेगा, कौन सा भाग गुजरात को मिलेगा, ये सारा हुआ। परंतु उसके ये सारे जितने भी उनको जो उम्मीदें थी, आशाएं थी, इसने कुंभा ने उन पर तुषारपात कर लिया। और भारत उस मेवाड़ में खास तौर से एक नई युद्ध पद्धति के कारण से जो सफलता ही मिली है, जो महाराणा प्रताप के बारे में कहते हैं कि उसकी सफलता का श्रेय हमारा कॉमन मैन आदर्शों से प्रेरित किया गया था। हर मेवाड़ का व्यक्ति एक स्वतंत्रता सेनानी हो गया था। और प्रताप ने जो काम किया है उसकी शुरुआत अगर कहीं देखें तो कुंभा ने की। कुंभा ने पहली बार, ये प्राचीन काल में था, परंतु कुंभा ने पहली बार यहाँ के व्यक्तियों को, कॉमन व्यक्तियों को साथ लेकर के उनमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा करके इन लोगों से युद्ध करने का किया। और जब सारा नेशन एट आर्म्स हो, सारा राष्ट्र सशस्त्र युद्ध के लिए तैयार हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत उनको हरा नहीं सकती। और वही स्थिति कुंभा ने की। इस ढंग से अचानक आक्रमणों से वो को भी तैयार नहीं थे और वापस चले गए। और उसके बाद में तो अंतिम कुछ वर्षों में तो मालवा गुजरात ने साहस ही नहीं किया मेवाड़ की तरफ बढ़ने का। तो कि ये स्थिति कुंभा ने की। कुंभा ने युद्ध को एक नया रूप दिया, एक नया आदर्श दिया है। तो उन आदर्शों के माध्यम से, चाहे उनका साहित्य हो, चाहे अन्य ग्रंथ हो, वो सारे उसी माध्यम से कुंभा ने लिखा भी है। बहुत से डाउट भी इसलिए करते हैं कि कुंभा इतना व्यस्त था, निरंतर संघर्ष में रहा था, फिर भी इतना कैसे लेखन कार्य हो, ये क्या दूसरों से लिखा दिया गया क्या? परंतु अगर ये भी स्थिति है तो नहीं, अनेक व्यक्तियों को इससे ज़्यादा शासन करने का अधिकार किया है, मिला है, ज़्यादा तक शासन किया है। उन्होंने, किसी ने इतना लिखा है क्या? किसी ने इतनी प्रेरणा दी क्या? तो कि इसलिए कुंभा पर संदेह करना, ऐसे व्यक्तियों पर हमें संदेह करना चाहिए, वही ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। वरना एक व्यक्ति के पास में 24 घंटे रहते हैं, एक कितना काम कर सकता है? भाई साहब कितना कर सकते हैं, मैं उनका 100वां हिस्सा भी नहीं कर सकता। कितना आज ये जाएंगे, कहाँ कहाँ जाना है, मेरे ख्याल से कोई भी 1 घंटा फुर्सत से नहीं रह पाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज इनको बनाए रखा, ये भी कुंभा की देन है।
तो इसलिए कि कुंभा ने लिखा ही नहीं, लिखाया भी मंडन ने अनेक ग्रंथ लिखे। देखिएगा कुंभा का सबसे बड़ी विशेषता है शास्त्रीय पक्ष भी है और व्यवहारिक पक्ष भी। शास्त्रीय पक्ष भी लिखा है, उसको व्यवहार में कैसे कन्वर्ट करें वो भी इसमें सारा किया गया है। तो जैसे मंडन ने राजवल्लभ ग्रंथ लिखा, राजवल्लभ में महल कैसे हों, नगर कैसे हों, किस से पानी का प्रबंध हो, कितनी बावड़ियाँ हर नगर में हो, कितने कुएं होना चाहिए, ये सारा उसमें लिखा। किस दिशा में उद्यान लगाना चाहिए, किस, यहाँ तक कि उसमें मंडन के उस राजवल्लभ में तो किस दिशा में सोना चाहिए व्यक्ति को अपने भवन के किस में, वो एक कॉमन मैन से लेकर के राजमहलों तक का निर्माण किस रूप में हो, वो निर्माण अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुंभा ने उस वक्त किया और इसलिए कुंभा की जो परिपाटी है, जो विषयांतर होते हुए मैं बताना ठीक समझता हूँ कि बात तक चलती रही। प्रताप के टाइम पर मैं निश्चित कहता हूँ कि एक ही प्रताप के समय में एक जो सिद्धांत आज भी हम कहते हैं कभी भी उसका पालन करना नहीं संभव हुआ, वो पहला व्यक्ति था कि जिसने उसको अपने कार्य रूप में परिणित किया कि हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार भवन मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, रहन सहन का मिलना चाहिए। चावंड में जाएं तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलेगा। और उदाहरण ऐसा है कि सामंत हैं, उनके पास में बहुत से अश्व भी होते हैं, केटल्स भी होते हैं, तो उनके मकान छोटे थे और खुला आंगन ज़्यादा था। एक परिवार में, साधारण परिवार में रहने वाले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, काफ़ी मकान चाहिए थे, तो उनके मकानों में कमरे बहुत हैं, हालांकि ओपन कोर्ट यार्ड कम मिलेगा। तो ये कुंभा ने जिस ढंग से आधार रखा है, कैसे नगर का निर्माण हो, शहर का निर्माण हो, वो सारा कुंभा ने मंडन मिश्र के उस राजवल्लभ में। यहाँ तक कि मूर्तियों के बारे में 2 ग्रंथ उसके मिलेंगे कि मूर्तियाँ किस रूप में हो, और मूर्तियों के रूप 24 ही अवतार अगर देखना हो तो कुंभा के इन स्थानों पर मिल सकता है कि विष्णु की क्या क्या रूप हैं, क्या क्या उनके आयुध हैं, क्या है, वो सारा लिखा हुआ है। उसको क्रियान्वित रूप में भी किया हुआ इस कुंभा के काल में उनके बनाए हुए निर्माण कार्य मिलेगा। तो कुंभा ने लिखा भी है, काफ़ी विद्वान उनके आश्रम में रहते थे और अपनी प्रशंसा में नहीं किया। एक सबसे बड़ी बात यह है कि शासक ने जो लिखा है अपनी प्रशंसा में नहीं लिखाया है, अपने महत्व को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया। उसने जितना भी लिखा है वो ज़्यादातर जन के लिए कितनी आवश्यकता है, जन को कितनी ज़रूरत है, उसको ज़्यादा ध्यान रख करके किया है। तो कुंभा की ये विशेषताएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और मेवाड़ में काफ़ी आगे समय तक भी इनको प्रभावित करती रही। अत्रि है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इतिहास के सोर्स के रूप में ही, मेवाड़ के इतिहास को जानने के लिए नहीं, भारतवर्ष के इतिहास को जानने के लिए ये हमारे कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये कीर्ति सम प्रशस्ति, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, इसको खोज के प्रयास करना चाहिए। और किस ढंग से सारा, जैसे इसमें भी कहा कि मूर्तियाँ कौन कौन सी बनाएगी, किस ढंग से मूर्तियों का रूप था, कौन से मंदिर के थे। कल बात हो रही थी श्रीमती वशिष्ठ नलिनी से कि उसने मंदिरों का निर्माण जो हमारे 3 आधार हैं उससे भी नहीं, इस मंडन ने तो चौथा आधार भी बताया है कि मंदिरों का निर्माण उस ढंग से भी हो सकता है। तो मंडन की कल्पनाएं अपनी, जिसमें ज़्यादा विस्तार से वही बताएंगी, तो कि किस ढंग से मंदिरों का निर्माण हो, किस ढंग से भवनों का निर्माण हो। और कुंभा के भवन देखिएगा तो बाहर से बहुत साधारण लगेंगे कि इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, इतने कला में पारंगत व्यक्ति, इतने निर्माणकर्ता में अपने भवन कितने सीधे साधे रखे। ये उसकी जनता के प्रति, अपने काम के प्रति जनता का ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से सुख सुविधाएं प्रदान करें, वो एक अपने आप में
महत्वपूर्ण है कि इसलिए कुंभा को आप देखिएगा, उसमें शास्त्र भी था, शौर्य भी था, और उसमें एक संगीत का भी, शिल्प का भी, साहित्य का भी संगम आपको उसमें मिलेगा। तो फिर ये कुंभा के ढंग से है। तो लेखन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। अभी बहुत से लेखन कार्य का प्रकाशन नहीं हुआ है, संपादन नहीं हुआ है। वो संपादन की अभी भी बहुत आवश्यकता है। मंडन तो लिखा ही है, मंडन के अलावा उसके लड़के भी था, महेश भी था, नाथा भी था, उन्होंने भी बहुत से काम किए। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का निर्माण अत्रि ने किया। अत्रि के मृत्यु हो जाने के बाद में उसके लड़के ने संभाला। तो पीढ़ियों से उस परंपराओं को बनाने के लिए कुंभा ने जो योगदान दिया है अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो लेखन में भी और निर्माण में भी, तो जैसा जिक्र भी किया था इसमें कि 84 फोर्ट से 32 फोर्ट निर्माण केवल कुंभा के समय में। केवल संख्या महत्व नहीं है, और उस किस स्थान पर बनाया, किस उद्देश्य से बनाया है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ तो बनाए, भूमट में किस ढंग से किया, किन सीमाओं की रक्षा के लिए किया, कहाँ से ज़्यादा संघर्ष होने का था। तो सारा युद्ध का ये दुर्ग अपने आप में, जो ज़्यादातर दुर्ग वगैरह मिश्रित दुर्ग के ढंग से थे, जिनको वन दुर्ग भी कह सकते हैं, जिनको गिरी दुर्ग भी कह सकते हैं, कुंभा ने बनाया। और देखिएगा चित्तौड़ कभी भी सुरक्षित नहीं था। चित्तौड़ पे जब भी पावरफुल शासक ने आक्रमण किया, चित्तौड़ हाथ से निकल गया। चाहे अलाउद्दीन खिलजी का 1303 हो, चाहे बहादुर शाह का 1534 हो, या अकबर का 1567-68 हो, हमेशा हाथ से निकल गया। और इसकी आवश्यकता ही थी। कुंभलगढ़ ज़्यादा सुरक्षित हो सकता था, अपने लिए भी ज़्यादा सुरक्षित था, राज्य के लिए भी। और कुंभलगढ़ चित्तौड़ में आप अंतर देखिएगा कि कुंभलगढ़ एक पहाड़ी पर नहीं, 20 पहाड़ियों पर बना हुआ है। और उसकी जो दीवार है, जिसमें 4 से 8 अश्वारोही जा सकते हैं। कहते हैं कि चीन के बाद में, हालांकि चीन में उनमें लंबाई में बहुत फर्क है, चीन के बाद में सबसे बड़ी दीवार विश्व में कही है तो यहाँ पर है। वहाँ का वाटर मैनेजमेंट देखिएगा, इसमें 1-2 लेख भी है वाटर मैनेजमेंट पे, समिष्ठा वगैरह जी के लेख हैं कि वाटर मैनेजमेंट, वाटर लिफ्टिंग कितना महत्वपूर्ण था, और किस ढंग से नीचे से ऊपर 15वीं शताब्दी में पानी पहुंचाने का प्रबंध किया जा सकता था, वो आज भी अध्ययन है। और इसलिए कहते हैं कि इंटरलिंकेज भारतवर्ष में नहीं, विश्व में सबसे पहले कहीं शुरू हुआ है। डॉक्टर नरपत सिंह जी नहीं है, ज्योग्राफी के, उन्होंने तो बहुत लिखा है। उनका तो ये मानना है कि दूसरे लोग कहते हैं कि इंटरलिंकेज का चाइना में सबसे ज़्यादा पहले हुआ, परंतु वो चाइना न मान करके इंडिया में, और इंडिया में भी मेवाड़ में। अभी भी आप देख लीजिएगा कि यहाँ से निकला हुआ पानी 65 करीब किलोमीटर तक बेकार नहीं जाता। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद में तीसरे में पानी जाता रहता है और बिल्कुल बेकार न जाए। तो इंटरलिंकेज अपने आप में है, तो उसने भी कुंभा ने अपने ढंग से किया। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी, केवल शास्त्र लिखना शास्त्र के हिसाब से नहीं, उसको किस तरह से अपने दैनिक जीवन में परिणित करें, किस तरह से किए। अभी थोड़े दिनों पहले माननीय दशरथ साहब भी विराजमान थे, और एक ही बात पर जोर दिया था कि जितने भी ग्रंथ कुंभा ने लिखे हैं या प्रताप के समय में लिखे गए हैं, कृषि पर जो लिखे गए हैं, उनका अध्ययन किया जाए, और उनको वास्तव में जो व्यवहारिक पक्ष कितना है, कि क्या बीज हो, कैसे शिलाओं से पानी निकाला जाए, ये सारे जो है एक उनको प्रैक्टिकल रूप में दिया जाए, किस ढंग से उनका अध्ययन किया जा सकता है, कितना व्यवहारिक पक्ष है। क्या हम आज भी रंगीन कपास उपजा सकते हैं? क्या आज भी हम पहाड़ों की खेती, क्योंकि पहाड़ की खेती के बारे में अध्ययन अगर कहीं सबसे पहले हुआ है तो इसी क्षेत्र में हुआ। वराहमिहिर ने जो किया अध्ययन 700 साल के अंतराल के बाद में वापस देखा है, तो सबसे ज़्यादा खेती के बारे में, कृषि के बारे में यहाँ पर ही अध्ययन हुआ है। वराहमिहिर ने तो पहाड़ी खेती पर बात नहीं की,
यहाँ पहाड़ी खेती पर अध्ययन किया गया है। तो कि इस ढंग से कृषि के ढंग से लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, यहाँ की माइनिंग वगैरह का जिसका जिक्र भी इसमें किया गया था, माइनिंग कितनी पुरानी है और माइनिंग आर्थिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, सैनिक दृष्टि से कितनी मदद मिली है, और इसका बहुत अध्ययन होना आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से मेवाड़ कभी भी एसआई की स्थिति में नहीं आया। और इतने बड़े भवन दिख रहे हैं, ये भवन निर्माण वगैरह जो है ये मेवाड़ की आर्थिक दशा को प्रतिबिंबित करते हैं, जैसा कि हेमंत ने अपनी इसमें कहा भी था, जिक्र भी किया था कि आर्थिक दशा में जितने मंदिरों को बताते हुए मंदिर, यहाँ 700 मंदिर कुंभलगढ़ में थे, 108 मंदिर की गिनती तो अभी भी हो सकती है। और कुंभ स्वामी का मंदिर है, अन्य मंदिर है। मंदिरों को जिस ढंग से कहा कि ये संस्कृति के रिवाइवल के ढंग से क्या हो सकता है। खुद शिव मत के थे, अपने शिव को मानते थे, एकलिंग जी के दीवान के रूप में काम मेवाड़ के महाराणा करते थे, परंतु यहाँ पर विष्णु का, अन्य का, जैन का भी राणकपुर उनके समय में बना। और राणकपुर में आप जाके देखिएगा कि कितना कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहाँ जो खंभे हैं 1444 खंभे हैं, उसमें हर एक में कार्विंग अलग अलग है। तो कुंभा की दृष्टि से उसके काल में खुद ने नहीं किया, उसने प्रोत्साहित भी किया, अन्य से बनाया गया कि अंदर मंदिरों के निर्माण में किस ढंग से किया गया है, क्योंकि मंदिरों को एक संस्कृति का प्रतीक के रूप में मानते थे, हमारी दार्शनिक भावनाओं को उस हिसाब से मानते थे। इसलिए कि कुंभा के बहुत से विषय हैं, उन विषयों पर काफ़ी विचार विमर्श होगा, और जितने भी विषय हैं उनको एक नए ढंग से सोचने का बात करेंगे। और कुंभा का जो वो अभी तक, जैसा भाई साहब ने भी जिक्र किया कि हम दिल्ली सेंट्रिक तक हो जाते हैं, दिल्ली सेंट्रिक नहीं, हमारे महत्वपूर्ण पक्ष जो हैं कहाँ पर थे, किस ढंग से ज़्यादा उन्नति वगैरह हो रही थी, उन पक्षों के ने, क्योंकि भारत दिल्ली नहीं है, भारत अन्य स्थानों पे भी है। जैसे कल भी जिक्र हुआ था कि हमारे लाल किले से लेकर के पालम तक भी किसी का अधिकार हो जाए तो भारत का बादशाह मान लिया। तो कि ये जो भावनाएं हैं, इसके माध्यम से समाप्त हो, नए ढंग से सोचें। यहाँ के व्यक्तियों को शासकों ने अपने ढंग से किस ढंग से काम करके काम को बढ़ाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात कह करके मैं एक बार और आभार प्रकट करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूँ।